ट्रेडिंग के माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए हमें अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए नियमों और सीमाओं की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग का यह एक साधारण तथ्य है कि खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता मौजूद है, ऐसा नुकसान जो हमारे सोचने के अनुपात से कहीं ज़्यादा हो सकता है। कई तरह के ट्रेड हैं जिनमें नुकसान का जोखिम असीमित है। खुद को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए हमें विशेष मानसिक अनुशासन और एक दृष्टिकोण के रूप में एक आंतरिक संरचना बनाने की ज़रूरत है जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करे ताकि हम हमेशा अपने सर्वोत्तम हितों में काम करें। ये संरचना हम में से हर एक के भीतर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि समाज के विपरीत बाजार इसे प्रदान नहीं करता है। बाजार व्यवहार पैटर्न के रूप में संरचना प्रदान करते हैं जो संकेत देते हैं कि कब खरीदने या बेचने का अवसर मौजूद है, लेकिन यहीं पर संरचना समाप्त हो जाती है एक साधारण संकेत के साथ। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से आपके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए कोई औपचारिक नियम नहीं है। इसमें कोई शुरुआत, मध्य या अंत भी नहीं है, जैसा कि लगभग हर दूसरी गतिविधि में होता है जिसमें हम भाग लेते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है जिसके गहरे मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं। बाजार एक धारा की तरह है जो निरंतर गति में है। ये शुरू नहीं होता, रुकता नहीं या प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि जब बाजार बंद होते हैं तब भी कीमतें गति में रहती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत के समान ही होनी चाहिए। समाज में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें ऐसे सीमा रहित वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार नहीं करता। यहाँ तक कि जुए के खेलों में भी ऐसी अंतर्निहित संरचनाएं होती हैं जो उन्हें ट्रेडिंग से बहुत अलग बनाती हैं और बहुत कम खतरनाक बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ब्लैकजैक खेलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि हम कितना दांव लगाएंगे या कितना जोखिम लेंगे। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे हमें खेल के नियमों के अनुसार चुनना होता है। अगर हम यह विकल्प नहीं चुनते हैं तो हम खेल नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग में कोई भी आपके अलावा आपको पहले से तय करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि आपका जोखिम क्या है। वास्तव में हमारे पास एक असीमित वातावरण है जहां वस्तुतः किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और केवल लगातार जीतने वाले ही ट्रेड करने से पहले अपने जोखिम को परिभाषित करते हैं। बाकी सभी के लिए पहले से जोखिम को परिभाषित करना आपको इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करेगा कि प्रत्येक ट्रेड का एक संभावित परिणाम होता है, जिसका अर्थ है कि यह एक नुकसानदायक हो सकता है। लगातार हारने वाले लोग इस वास्तविकता को स्वीकार करने से बचने के लिए लगभग कुछ भी करते हैं कि चाहे कोई ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों न लगे, यह नुकसानदायक हो सकता है। बाहरी संरचना की उपस्थिति के बिना जो सामान्य ट्रेडर को अन्यथा सोचने के लिए मजबूर करता है, वह किसी भी संख्या में औचित्य, तर्कसंगतता और उस तरह के विकृत तर्क के लिए अतिसंवेदनशील होता है जो उसे यह विश्वास दिलाते हुए ट्रेड में उतरने की अनुमति देगा कि यह नुकसानदायक नहीं हो सकता है, जो पहले से जोखिम निर्धारित करना अप्रासंगिक बनाता है। सभी जुए के खेल में घटनाओं के अनुक्रम के आधार पर शुरुआत, मध्य और अंत निर्दिष्ट होते हैं, जो खेल के परिणाम को निर्धारित करते हैं। एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आप भाग लेने जा रहे हैं, तो आप अपना मन नहीं बदल सकते, आप पूरी अवधि के लिए इसमें शामिल हैं। ये ट्रेडिंग के मामले में सच नहीं है। ट्रेडिंग में कीमतें लगातार गतिशील रहती हैं। जब तक आप तय नहीं कर लेते तब तक कुछ भी शुरू नहीं होता। ये तब तक चलता है जब तक आप चाहते हैं, और ये तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आप इसे खत्म नहीं करना चाहते। आपने जो भी योजना बनाई हो या जो करना चाहते हो,
उसके बावजूद कई मनोवैज्ञानिक कारक काम कर सकते हैं जिससे आप विचलित हो सकते हैं। अपना मन बदल सकते हैं, डर सकते हैं या अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको ऐसे तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो अनिश्चित और अनपेक्षित हैं। क्योंकि जुए के खेलों का एक औपचारिक अंत होता है, वे प्रतिभागी को एक सक्रिय हारने वाला बनने के लिए मजबूर करते हैं। यदि आप लगातार हार रहे हैं, तो आप ऐसा करने का सचेत निर्णय लिए बिना हारते नहीं रह सकते। प्रत्येक खेल का अंत एक नए खेल की शुरुआत का कारण बनता है, और आपको अपनी संपत्ति को सक्रिय रूप से अपने बटुए में हाथ डालकर या कुछ चिप्स को टेबल के केंद्र में धकेलकर आगे के जोखिम के अधीन करना होगा। ट्रेडिंग का कोई औपचारिक अंत नहीं होता है। बाजार आपको किसी व्यापार से बाहर नहीं निकालेगा जब तक आपके पास किसी व्यापार को हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में समाप्त करने के लिए उचित मानसिक संरचना नहीं होती है। तब तक आप एक निष्क्रिय हारे हुए व्यक्ति बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार जब आप घाटे वाले व्यापार में होते हैं, तो आपको हारने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस स्थिति को अनदेखा कर सकते हैं, और बाजार आपकी सारी संपत्ति ले लेगा और भी बहुत कुछ। ट्रेडिंग के कई विरोधाभासों में से एक ये है कि यह एक ही समय में उपहार और अभिशाप प्रदान करता है। उपहार यह है कि शायद हमारे जीवन में पहली बार हम जो कुछ भी करते हैं उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। अभिशाप यह है कि हमारे व्यवहार को निर्देशित या संरचित करने के लिए कोई बाहरी नियम या सीमाएं नहीं हैं। ट्रेडिंग के माहौल की असीमित विशेषताओं के लिए ये आवश्यक है कि हम कुछ हद तक संयम और आत्मनियंत्रण के साथ काम करें। कम से कम अगर हम लगातार सफलता के कुछ उपाय बनाना चाहते हैं। हमारे व्यवहार को निर्देशित करने के लिए हमें जिस संरचना की आवश्यकता है, वह आपके दिमाग में स्वतंत्र इच्छा के एक सचेत कार्य के रूप में उत्पन्न होनी चाहिए। यहीं से कई समस्याएं शुरू होती हैं। समस्या: नियम बनाने की इच्छा। मैंने अभी तक ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जिसने नियमों का एक सेट बनाने की धारणा का विरोध नहीं किया हो। प्रतिरोध हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसके विपरीत, यह आमतौर पर बहुत सूक्ष्म होता है। हम एक तरफ सहमत हैं कि नियम समझ में आते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा कोई इरादा नहीं है कि जो भी सुझाया जा रहा है, उसे करें। ये प्रतिरोध तीव्र हो सकता है, और इसका एक तार्किक स्रोत है। हमारे दिमाग में अधिकांश संरचना हमें हमारे सामाजिक पालन पोषण के परिणामस्वरूप और अन्य लोगों द्वारा किए गए विकल्पों के आधार पर दी गई थी। दूसरे शब्दों में, ये हमारे दिमाग में डाला गया था, लेकिन हमारे दिमाग में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। संरचना को स्थापित करने की प्रक्रिया में हमारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में आगे बढ़ने, व्यक्त करने और सीखने के हमारे कई प्राकृतिक आवेगों को नकार दिया गया था। इनमें से कई अस्वीकृत आवेगों का कभी समाधान नहीं किया गया और वे अभी भी हमारे अंदर निराशा, क्रोध, निराशा, अपराधबोध या यहाँ तक कि घृणा के रूप में मौजूद हैं। इन नकारात्मक भावनाओं का संचय हमारे मानसिक वातावरण के अंदर एक बल के रूप में कार्य करता है, जिससे हम किसी भी ऐसी चीज का विरोध करते हैं जो हमें अपनी इच्छानुसार करने और होने की स्वतंत्रता से वंचित करती है। दूसरे शब्दों में, जिस कारण से हम सबसे पहले ट्रेडिंग की ओर आकर्षित होते हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता, वही कारण है कि हम उन नियमों और सीमाओं को बनाने के लिए स्वाभाविक प्रतिरोध महसूस करते हैं जो हमारे व्यवहार को उचित रूप से निर्देशित कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे कि हमें एक स्वप्नलोक मिल गया है जिसमें पूरी स्वतंत्रता है।
और फिर कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे, आपको नियम बनाने होंगे, और केवल इतना ही नहीं, आपको उनका पालन करने के लिए अनुशासन भी रखना होगा। नियमों की आवश्यकता पूरी तरह से समझ में आ सकती है, लेकिन इन नियमों को बनाने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना मुश्किल हो सकता है जब हम अपने जीवन के अधिकांश समय उनसे मुक्त होने की कोशिश कर रहे हों। एक व्यवस्थित, सुसंगत और विवेकपूर्ण धन प्रबंधन दिशानिर्देशों को प्रतिबिंबित करने वाली ट्रेडिंग व्यवस्था को स्थापित करने और उसका पालन करने के हमारे प्रतिरोध के स्रोत को तोड़ने के लिए आमतौर पर बहुत दर्द और पीड़ा होती है। अब मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको एक सफल व्यापारी बनने के लिए अपनी सभी पिछली कुंठाओं और निराशाओं को समेटना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, और आपको निश्चित रूप से कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कई व्यापारियों के साथ काम किया है जिन्होंने स्थिरता के अपने उद्देश्यों को हासिल किया है और अस्वीकृत आवेगों के अपने बैकलॉग को समेटने के लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि मेरा मतलब ये है कि आप यह नहीं मान सकते कि आपको उस तरह की मानसिक संरचना बनाने में कितना प्रयास और ध्यान लगाना पड़ सकता है जो अस्वीकृत आवेगों के आपके कौशल को स्थापित करने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की भरपाई कर सके, जो एक व्यापारी के रूप में आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। समस्या, जिम्मेदारी लेने में विफलता व्यापार को तत्काल परिणाम के साथ एक शुद्ध, अप्रतिबंधित व्यक्तिगत विकल्प के रूप में वर्णित किया जा सकता है। याद रखें, जब तक हम शुरू करने का फैसला नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता है। ये तब तक चलता है जब तक हम चाहते हैं, और ये तब तक समाप्त नहीं होता जब तक हम रुकने का फैसला नहीं करते। ये सभी शुरुआत, मध्य और अंत उपलब्ध जानकारी की हमारी व्याख्या का परिणाम है और हम अपनी व्याख्या के अनुसार कैसे कार्य करना चुनते हैं। अब हम चुनाव करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। जो व्यापारी अपनी व्याख्याओं और कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, वे खुद को दुविधा में पाएंगे। कोई ऐसी गतिविधि में कैसे भाग ले सकता है जो पूरी तरह से चुनाव की स्वतंत्रता देता है? और साथ ही अगर किसी के विकल्पों का परिणाम अप्रत्याशित है और उसकी पसंद के अनुसार नहीं है तो जिम्मेदारी लेने से कैसे बचें? ट्रेडिंग की कठोर वास्तविकता यह है कि यदि आप स्थिरता बनाना चाहते हैं तो आपको इस आधार से शुरू करना होगा कि परिणाम चाहे जो भी हो, आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी का एक ऐसा स्तर है जिसकी आकांक्षा बहुत कम लोग व्यापारी बनने का फैसला करने से पहले करते हैं। जिम्मेदारी से बचने का तरीका यह है कि ऐसी ट्रेडिंग शैली अपनाई जाए जो सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए यादृच्छिक हो। मैं यादृच्छिक ट्रेडिंग को खराब तरीके से नियोजित ट्रेड या ऐसे ट्रेड के रूप में परिभाषित करता हूं जो बिल्कुल भी योजनाबद्ध नहीं है। यह एक असंगठित दृष्टिकोण है जो बाजार चर के असीमित सेट को ध्यान में रखता है, जो आपको ये पता लगाने की अनुमति नहीं देता है कि लगातार आधार पर क्या काम करता है और क्या नहीं। यादृच्छिकता जिम्मेदारी के बिना असंरचित स्वतंत्रता है। जब हम बिना किसी अच्छी तरह से परिभाषित योजनाओं और चर के असीमित सेट के साथ व्यापार करते हैं तो ये बहुत आसान है। उन ट्रेडों का श्रेय जो हमारी पसंद के अनुसार निकलते हैं क्योंकि कुछ विधि मौजूद थी, साथ ही उन ट्रेडों की जिम्मेदारी लेने सिवा बचना बहुत आसान है जो हमारे मनचाहे तरीके से नहीं निकले, क्योंकि हमेशा कुछ चर होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और इसलिए हम पहले से विचार नहीं कर सकते। यदि बाजार का व्यवहार वास्तव में यादृच्छिक होता तो स्थिरता बनाना मुश्किल होता, यदि असंभव नहीं होता। यदि सुसंगत होना असंभव है तो हमें वास्तव में जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है।
इस तर्क के साथ समस्या यह है कि बाजारों का हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हमें कुछ अलग बताता है। वही व्यवहार पैटर्न बार बार खुद को प्रस्तुत करते हैं, भले ही प्रत्येक व्यक्तिगत पैटर्न का परिणाम यादृच्छिक हो। पैटर्न की एक श्रृंखला का परिणाम सुसंगत होता है, सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय। यह एक विरोधाभास है, लेकिन एक अनुशासित, संगठित और सुसंगत दृष्टिकोण से इसे आसानी से हल किया जा सकता है। मैंने अनगिनत व्यापारियों के साथ काम किया है जो बाजार विश्लेषण करने और अगले दिन के लिए ट्रेड की योजना बनाने में घंटों बिताते थे। फिर वे अपनी योजना के अनुसार ट्रेड करने के बजाय कुछ और करते थे। वे जो ट्रेड करते थे, वे आमतौर पर दोस्तों के विचार या ब्रोकर से मिली सलाह होते थे। मुझे शायद आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे ट्रेड जो उन्होंने मूल रूप से प्लान किए थे, लेकिन उन पर काम नहीं किया, वे आमतौर पर दिन के सबसे ज़्यादा सफल होते थे। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम कैसे असंरचित, बेतरतीब ट्रेडिंग के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। जब हम अपने विचारों पर काम करते हैं, तो हम अपनी रचनात्मक क्षमताओं को दांव पर लगाते हैं और हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है कि हमारे विचार कितने कारगर रहे। किसी भी असंतोषजनक परिणाम को तर्कसंगत बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर, जब हम एक अनियोजित, बेतरतीब ट्रेड में प्रवेश करते हैं, तो अपने दोस्त या ब्रोकर को उनके बुरे विचारों के लिए दोषी ठहराकर जिम्मेदारी से बचना बहुत आसान होता है। ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में कुछ और भी है जो बेतरतीब ढंग से ट्रेडिंग के पक्ष में संरचना बनाने के साथ आने वाली जिम्मेदारी से बचना आसान बनाता है। ये तथ्य है कि किसी भी ट्रेड में जीतने की क्षमता होती है, यहाँ तक कि एक बड़ा विजेता भी। वह बड़ा जीतने वाला ट्रेड आपके रास्ते में आ सकता है, चाहे आप एक महान विश्लेषक हों या एक घटिया, चाहे आप जिम्मेदारी लें या न लें। लगातार विजेता बनने के लिए जिस तरह का अनुशासित दृष्टिकोण आवश्यक है, उसे बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अनुशासनहीन, यादृच्छिक दृष्टिकोण के साथ ट्रेडिंग के पक्ष में इस तरह के मानसिक कार्य से बचना बहुत आसान है। समस्या, यादृच्छिक पुरस्कारों की लत। बंदरों पर यादृच्छिक पुरस्कारों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर कई अध्ययन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बंदर को कोई कार्य करना सिखाते हैं और हर बार कार्य पूरा होने पर उसे लगातार पुरस्कृत करते हैं, तो बंदर जल्दी ही प्रयासों के साथ एक विशिष्ट परिणाम को जोड़ना सीख जाता है। अगर आप उसे काम करने के लिए पुरस्कृत करना बंद कर देते हैं, तो बहुत ही कम समय में बंदर काम करना बंद कर देगा। वह अपनी ऊर्जा किसी ऐसे काम में बर्बाद नहीं करेगा जिसके बारे में उसे पता चल चुका है कि उसे इसके लिए पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर आप एक सुसंगत शेड्यूल के बजाय पूरी तरह से यादृच्छिक शेड्यूल पर काम शुरू करते हैं, तो इनाम से वंचित होने पर बंदर की प्रतिक्रिया बहुत अलग होती है। जब आप इनाम देना बंद कर देते हैं, तो बंदर के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि उसे उस काम के लिए फिर कभी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। जब भी उसे अतीत में पुरस्कृत किया गया था, तो इनाम एक आश्चर्य के रूप में आया था। नतीजतन, बंदर के दृष्टिकोण से छोड़ने का कोई कारण नहीं है। कार्य करते हुए बंदर कार्य करता रहता है, भले ही उसे इसके लिए कोई पुरस्कार न मिले। कुछ लोग अनिश्चित काल तक ऐसा करते रहेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि हम यादृच्छिक पुरस्कारों के आदी क्यों हो जाते हैं। अगर मुझे अनुमान लगाना पड़े, तो मैं कहूँगा कि इसका शायद हमारे मस्तिष्क में जारी होने वाले उत्साहवर्धक रसायनों से कुछ लेना देना है, जब हम अप्रत्याशित, सुखद आश्चर्य का अनुभव करते हैं। यदि कोई पुरस्कार यादृच्छिक है, तो हम कभी नहीं जानते कि हमें ये कब और कैसे मिलेगा,
इसलिए आश्चर्य की उस अद्भुत भावना को फिर से अनुभव करने की उम्मीद में ऊर्जा और संसाधनों को खर्च करना मुश्किल नहीं है। वास्तव में कई लोगों के लिए ये बहुत ही व्यसनी हो सकता है। दूसरी ओर, जब हम किसी विशेष परिणाम की उम्मीद करते हैं और वह नहीं आता है, तो हम निराश होते हैं और बुरा महसूस करते हैं। अगर हम इसे फिर से करते हैं और वही निराशाजनक परिणाम पाते हैं, तो ये संभावना नहीं है कि हम ऐसा कुछ करते रहेंगे जिसके बारे में हमें पता है कि इससे हमें भावनात्मक दर्द होगा। किसी भी लत की समस्या यह है कि यह हमें विकल्पहीनता की स्थिति में छोड़ देती है। जिस हद तक लत हमारी मनःस्थिति पर हावी होती है, उसी हद तक हमारा ध्यान और प्रयास उस लत के उद्देश्य को पूरा करने की ओर केंद्रित होंगे। किसी भी क्षण में मौजूद अन्य संभावनाएं, जैसे खुद पर भरोसा करने की जरूरत और अपनी बहुत सी संपत्तियों को जोखिम में न डालने की जरूरत, या तो अनदेखा कर दी जाती हैं या खारिज कर दी जाती हैं। हम लत को संतुष्ट करने के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्य करने में शक्तिहीन महसूस करते हैं। यादृच्छिक पुरस्कारों की लत व्यापारियों के लिए विशेष रूप से परेशानी वाली होती है, क्योंकि यह स्थिरता पैदा करने वाली मानसिक संरचना बनाने के प्रतिरोध का एक और स्रोत है। समस्या बाहरी बनाम आंतरिक नियंत्रण। हमारी परवरिश ने हमें एक सामाजिक वातावरण में कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया है, जिसका अर्थ है कि हमने अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ सोच रणनीतियां हासिल की हैं जो सामाजिक संपर्क की ओर उन्मुख हैं। हमने न केवल उन ज़रूरतों, इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा है जिन्हें हम पूरी तरह से अपने दम पर पूरा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कई सामाजिक रूप से आधारित नियंत्रण और हेरफेर करने की तकनीकें हासिल की हैं कि दूसरे लोग उस तरीके से व्यवहार करें जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो। बाजार एक सामाजिक प्रयास की तरह लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज के आधुनिक समाज में हमने बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीख लिया है, तो बाजार के माहौल, भले ही यह आधुनिक समाज के बीच में मौजूद हो, को एक मनोवैज्ञानिक जंगल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां वास्तव में हर आदमी या औरत अपने लिए है। न केवल हम अपने लिए कुछ भी करने के लिए बाजार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, बल्कि बाजार द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम में हेरफेर या नियंत्रण करना बेहद मुश्किल है, अगर असंभव नहीं है। अब अगर हम अपने पर्यावरण को नियंत्रित और हेरफेर करना सीखकर अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने में प्रभावी हो गए हैं, लेकिन अचानक खुद को व्यापारियों के रूप में ऐसे वातावरण में पाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण किसी भी चीज़ को नहीं जानता, परवाह नहीं करता या उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता, तो हम कहाँ रह जाते हैं? अगर आपने कहा कि बिना चप्पू के नदी में जाना सही है, इतने सारे सफल लोगों के व्यापार में बुरी तरह विफल होने का एक मुख्य कारण ये है कि उनका सफलता आंशिक रूप से सामाजिक वातावरण में कठोरता और नियंत्रण के कारण उनकी बेहतर क्षमता का कारण बनती है, ताकि वे उस पर प्रतिक्रिया करना चाहें। कुछ हद तक हम सभी ने बाहरी वातावरण को हमारे मानसिक, आंतरिक वातावरण के संरचनात्मक निर्माण के लिए तकनीक सीखी या विकसित की है। समस्या यह है कि इनसे कोई भी तकनीक बाजार के साथ काम नहीं करती। बाजार नियंत्रण और शेयर का जवाब नहीं देता है जब तक आप बहुत बड़े व्यवसाय नहीं हैं। हालांकि हम बाजार की जानकारी के बारे में अपनी धारणा और व्याख्या के साथ अपने स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आसपास को नियंत्रित करने के बजाय, ताकि वे हमारे विचारों के अनुसार हम स्वयं को नियंत्रित करना सीख सकें।
फिर हम जानकारी को अधिक से अधिक संभावित वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से समझ सकते हैं और अपने मानसिक वातावरण की संरचना कर सकते हैं।